तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कोरे हाउस सिंथेसिस कर लिया था, है ना। उसमें कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। तो आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन में हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट मेथड लिखा जाए, नंबर डाल लेना अपने हिसाब से जो भी जहां पर था। नेक्स्ट नंबर देखो, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, ये एक मेथड है। एल्काइल हैलाइड्स जानते हैं, एल्काइल पार्ट और हैलाइड उससे जुड़ा होगा। तो अगर हम लोग एक एल्काइल हैलाइड ले लें और एक सुटेबल यहाँ पर क्या ले लें, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। रिडक्शन करना है तो अपने को क्या चाहिए होगा, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इस हैलोजन को यहाँ से हटाकर उसकी जगह पर क्या ऐड कर देगा, हाइड्रोजन, है ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो इस मेथड से भी हम लोग एल्केन बना सकते हैं ना। दिस इज व्हाट, एल्केन। ठीक है, तो इसमें अब देखो कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है। तो सारा रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग देख लें फटाफट, है ना। तो जो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग लेंगे, है ना, उसमें एक बहुत फेमस है, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसका फॉर्मूला होता है LiAlH4, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं LaH, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो एरो पे चाहे कोई भी लिखा हो, ठीक है। उसी तरह से एक दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, और इसका फॉर्मूला है NaBH4। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SBH लिखेंगे। SBH स्टैंड फॉर सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसी तरह से एक और रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका नाम है ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होगा ट्राइफिनाइल, फिनाइल ग्रुप जानते हैं, PH ग्रुप, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, है ना, PH3SNH, या शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है TPH। ठीक है, तो इनमें से कोई रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग ले सकते हैं, या हम लोग एक बहुत वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है HI इन रेड फॉस्फोरस। ठीक है, या तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा एक और रिड्यूसिंग एजेंट है ना, मेटल और उसके साथ कॉम्बिनेशन में कौन होगा, एसिड। ठीक है, मेटल एंड एसिड। देखो मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, और इलेक्ट्रॉन देना मतलब सामने वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर सामने वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इस मेटल से, है ना, तो ये मेटल जब भी होगा तो मेटल्स आर ऑलवेज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो बचा खुचा जो मैकेनिज्म में जिसकी जरूरत पड़ेगी, H की जरूरत पड़ेगी, H आना ही है, तो वो H आ जाता है किससे, एसिड से। तो कहीं पर भी आपको अगर मान लीजिए नहीं भी पता हो कि ये रिएजेंट क्या है ना, बहुत सारे रिएजेंट इसमें हो सकते हैं, कोई भी मेटल कोई भी एसिड का कॉम्बिनेशन बहुत सारा बनाया जाता है। तो अगर कोई एक मेटल और कोई एक एसिड ले लिया गया है, तो कॉमनली, है ना, हम लोग ये सिंपल समझ जाएंगे भाई रिड्यूसिंग एजेंट है हम, है ना। अगर अपने को कुछ नहीं पता तो हम लोग अगर गैस भी करेंगे तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह गैस कर सकते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए अगर आपको नहीं ध्यान आए कि भाई ये रिएजेंट हमने नहीं पढ़ा है, उस केस की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब जैसे इसमें बहुत सारे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए ऐसा हो सकता है Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या लिया जा सकता है Fe इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH, है ना। तो मेटल एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा नहीं। जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले लिया, तो ये भी क्या है, मेटल एसिड, है ना। या और ले सकता है जिंक कॉपर कपल ले लेता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कोई एसिड ले लेता है। तो अगर जिंक कॉपर कपल भी ले लिया गया है तो भी वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है ना। या इन जनरल हम लोग कभी कभी सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल भी ले लेते हैं, है ना। सोडियम एक मेटल है, इथेनॉल जो है वो वही काम करेगा जो एक एसिड करेगा, यहाँ से H+ दे सकता है ना। तो ये सारे रिएजेंट जो है ये मेटल एसिड की कैटेगरी में आएंगे, और दे ऑल कैन रिड्यूस एल्काइल हैलाइड्स टू करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। समझ में एक बात।
तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इनसे इसको हम लोग इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ कुछ हर केस में थोड़ा थोड़ा है ना स्पेशलाइजेशन है थोड़ा थोड़ा कि भाई कौन किसको करेगा किसको नहीं करेगा, अलग अलग टाइप के अल्काइल हैलाइड अगर हम लोग ले लें तो, है ना। तो चलो इसको एक एक करके समझते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए सब लोग, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखो जैसे अगर हम लोग बात करें LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। और इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ, Li प्लस और एल्यूमिनियम के साथ 4 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये जो मॉलिक्यूल है इसमें एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ना, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन के दौरान अगर ये बॉन्ड टूटेगा, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन में पार्शियल नेगेटिव है, तो मतलब अगर ये बॉन्ड टूटना, किसी रिएक्शन में टूटने की चांसेस होंगे, टूटने की गुंजाइश होगी, तो ये रिएक्शन इस तरह से टूटेगा, ये जो बॉन्ड है इस तरह से टूटेगा कि ये हाइड्राइड बन के बाहर निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि उसका जो बॉन्ड है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्यूमिनियम के साथ है। ये समझ में आया? एल्यूमिनियम अपने आप में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, है ना भाई, और एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाला जो एल्यूमिनियम है, जिस एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज है, ये एल्यूमिनियम तो और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो, है ना। किसी भी एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका Z इफेक्टिव बढ़ता है, इस बात पे कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, किसी भी एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, और Z इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, है ना। उसका ठीक उल्टा नेगेटिव चार्ज के साथ होगा, अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो Z इफेक्टिव कम होगा, और Z इफेक्टिव कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो मतलब ये एल्यूमिनियम जिस पर नेगेटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मल एल्यूमिनियम से भी कम है, इस वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये हाइड्राइड आयन की तरह ही टूट सकता है और किसी और तरह से नहीं। आया समझ में बात? तो दिस इज अ हाइड्राइड सप्लायर, है ना। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर कोई एल्काइल हैलाइड ले लें, है ना। अच्छा, उससे पहले एक चीज और हम यहाँ पे करेंगे, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईथर सॉल्वेंट में। क्यों करते हैं ईथर सॉल्वेंट में भाई? अब ये नई बात नहीं होगी आपके लिए, पढ़े थे ये बात हम लोग, ईथर सॉल्वेंट में हम लोग क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको नहीं पढ़े थे, पढ़े थे लेकिन, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ईथर सॉल्वेंट, क्योंकि ये हाइड्राइड डोनर है, हाइड्राइड सप्लायर है, तो अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि वाटर कर लेंगे, जैसे कि अल्कोहल कर लेंगे, तो क्या होगा, ये जो हाइड्राइड आयन है, ये जिस भी, मान लो अगर वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएं तो इस पे कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। ये हाइड्राइड आयन स्ट्रांगली बेसिक है, बोलो, है ना। तो स्ट्रांगली बेसिक होने की वजह से ये इस H प्लस को क्या कर लेगा, खींच लेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बना के, है ना, खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको भेजा गया है इसको रिड्यूस करने के लिए, अगर आप कोई ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल कर लें जिसके पास एसिडिक H है या एक्टिव H बोले, अगर ऐसे किसी सॉल्वेंट के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो ये हाइड्राइड पहले इसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और अगर इसी के साथ रिएक्ट कर गया, है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस बना के खत्म हो जाएगा, सारा हाइड्राइड यहाँ खत्म हो जाएगा, ये जैसा का तैसा पड़ा रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। दूसरा कि भाई ये एसिड की तरह है और ये बेस की तरह है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो एसिड बेस का रिएक्शन ऑलमोस्ट, है ना, हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, है ना, और क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन भी होगा।
तो जल्दी जल्दी होगा और हर बार जब जब रिएक्शन होगा बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। बहुत ज्यादा हीट निकलेगी तो क्या होगा बताओ? अगर एक रिएक्शन वेसल में लगातार फटाफट कोई एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिससे लगातार हीट निकल रही है, तो एक पर यूनिट टाइम में बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, तो जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें क्या हो जाने वाला है? ब्लास्ट हो जाने वाला है या आग लग जाने वाली है। तो इसी वजह से कभी भूल के भी हम लोग इसको इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, वाटर या किसी भी ऐसे सॉल्वेंट में जिसके पास एसिडिक एच पड़ा हो। समझ के बात? और ऐसे सॉल्वेंट का हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं। ऑल्दो ये चीज हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ टर्म्स जो आने वाले हैं ऑर्गेनिक में, वो हम लोग जहां जहां अपीयर हो रहे हैं वो एक बार आपको है ना कान में पड़ती जाए बात, समझ में आती जाए बात कि हाँ ये ऐसा सुना है देखा है ना, इंफॉर्मेटिव टाइप की बात है। ऐसे सॉल्वेंट जिसके पास एसिडिक एच होता है, ऐसे सॉल्वेंट को हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो क्या कर सकता है ना, प्रोटिक सॉल्वेंट अपना H प्लस दे सकता है, ऐसे सॉल्वेंट का नाम प्रोटिक सॉल्वेंट बोला जाएगा। क्लियर हुआ इतना बात? तो इस वजह से इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ईथर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हमने यहाँ एल्काइल हैलाइड ले लिया और इस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये एल्काइल हैलाइड या तो प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है या टर्शियरी हो सकता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का मतलब समझ रहे हैं? ऐसे कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हो जो कार्बन प्राइमरी हो, ऐसे कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हो जो कार्बन सेकेंडरी हो या टर्शियरी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये बहुत बेसिक बात है, पहले से सिखाया जा रहा है कि कैसे इसको पहचानेंगे। बहरहाल जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझा देंगे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो तीनों तरह के, अगर हम लोग अलग अलग देखना चाहें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर इससे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है उससे रिएक्ट करता है तो एल्केन बना देता है। ठीक है, अगर सेकेंडरी टाइप से रिएक्ट करता है तो भी अपना एल्केन बना देता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और होता वही है जी, पढ़े हैं हम लोग ना, यहां से H माइनस रिलीज हुआ, H माइनस अपना न्यूक्लियोफाइल होता है, पता है सबको, लास्ट क्लास में ही पढ़े थे ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली बात पढ़े थे ना कि न्यूक्लियोफाइल था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करके यहाँ से हैलोजन, क्योंकि लीविंग ग्रुप बढ़िया है, उसको बाहर कर देता है। सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है। क्लियर है? तो उसको यहाँ पर अटैक करके हैलोजन को बाहर कर देगा तो एल्काइल हैलाइड बन जाने वाला है। क्लियर? टर्शरी के साथ, टर्शरी के साथ क्योंकि ये यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता था, याद आ रहा है कुछ कुछ बात, है ना, टर्शरी के साथ यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से टर्शरी के साथ अपने को एल्केन नहीं मिलता है, एल्कीन मिलता है। ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी होगी, है ना, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर हम लोग किसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएं तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के साथ क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि ये प्रोसेस भी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस ही है। ठीक है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिटेल में तो इन सब का मैकेनिज्म और ये सारी बातें आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी, इसमें मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं होगा, है ना। और इसी वजह से क्योंकि यहाँ एल्केन में है ना, जस्ट अपने को बस पता होना चाहिए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी बना सकते हैं। अभी जो फिलहाल आपको क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन बस यही आएंगे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, उसका रिएक्शन इससे करा दे रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो क्या बनेगा। ठीक है ना, इसलिए अभी मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हाँ, ऑल्दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसएन रिएक्शन हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है ना, तो वहां पे जब बातें आएंगी तो ये सब बात अपने आप क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई भी ऐसा नई बात नहीं रहेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर है ना अभी उसको अवॉइड किया जाए क्योंकि अननेसेसरीली यहाँ पे बताए वो सिर्फ अभी सारा कूड़ा भरता चला जाएगा, कुछ हासिल नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, अब देखो दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है क्या? सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, और सोडियम बोरोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बताओ कैसा होगा? Na+ और बोरॉन के साथ यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होंगे, इस पर होगा कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसमें भी बोरॉन और हाइड्रोजन में है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है ना ज्यादा होगी, बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और घट गई, ठीक एल्यूमिनियम की तरह।
और ये भी अगर सप्लाई करेगा तो ये भी अपना हाइड्राइड आयन ही किसी रिएक्शन के दौरान सप्लाई करता है। ठीक है, तो सेम जैसा उसका रिएक्शन है लगभग यही रिएक्शन है, बट NaBH4 LiAlH4 की तुलना में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि रिलेटिवली वीक होगा? ये बात आप सोचिए एक मिनट, फिर मैं तो जवाब दूंगा ही, है ना? सोचो, दिमाग लगाओ इसमें कि NaBH4 LiLH4 से स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा? वीक होगा, क्योंकि बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, है ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात पता है, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो एल्यूमिनियम की जगह पर वहां पे बोरॉन है, और बोरॉन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्यूमिनियम। तो वहां पर जो बॉन्ड पोलैरिटी है इस बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, है ना, वो बॉन्ड पोलैरिटी कम है। मतलब इस पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इतना नहीं है जितना इसके पास था। क्लियर हो रही ना बात? ठीक है, तो ये एक रिलेटिवली वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू LiLH4, और ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन में। ठीक है, अच्छा, सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम लोग ईथर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी अल्कोहल में भी कर सकते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड को जरूरी नहीं है कि इस बार ईथर ही लो, आप अल्कोहल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि ये कम, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत कम होता है उसकी तुलना में, है ना? ये बात सबको क्लियर हो रही है ना? पार्शियल नेगेटिव कम होने से क्या असर? पार्शियल नेगेटिव जितना ज्यादा इसके पास होगा, जितना ज्यादा इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, उतना इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ना। जितना नेगेटिव चार्ज है, अगर ये हाइड्राइड है, अगर H माइनस बन के पूरा रहे, है ना, अगर पूरा H माइनस बन के रहेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो भी स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो जितना ज्यादा पार्शियल नेगेटिव उतना स्ट्रॉन्गर बेस, जितना कम पार्शियल नेगेटिव उतना वीकर बेस। इस तरह से हम लोग बात यहाँ पर समझ रहे हैं। बोलो भाई। तो क्योंकि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव कम है, इतना स्ट्रॉन्गर बेस यहाँ पर ये नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट के तौर पर कोई प्रोटिक सॉल्वेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली अल्कोहल किया जाता है। क्लियर हुआ बात? अब देखो, तो यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकता है। तो अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इसका भी पैटर्न आपको ध्यान रखना है। देखो, प्राइमरी के साथ रिएक्शन नहीं होगा, प्राइमरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, सेकेंडरी के साथ एल्केन बनेगा और टर्शरी के साथ भी एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन पैटर्न है वो ये है कि प्राइमरी के साथ इट डू नॉट रिएक्ट, सेकेंडरी और टर्शरी के साथ इट रिएक्ट्स टू गिव एल्केन। आई बात समझ में? अब ऐसा क्यों होता है ना? सर यहाँ पर इसको, इसके साथ यहाँ पर एल्कीन, तो बात समझ में आई थी। यहाँ पर एल्केन ही क्यों बन गया है ना? क्योंकि इसका मैकेनिज्म जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है ना? उस मैकेनिज्म पर फिर से मैं वही कहूंगा, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन दूसरा वाला, है ना? यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर होता है SN2 टाइप, और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर होता है SN1 टाइप, ऐसा बिलीव किया जा सकता है। ठीक है, तो उस पर डिटेल में हम लोग आगे में चलेंगे। फिलहाल आप बस ध्यान रखिए कि अल्काइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, है ना? अगर NaBH4 के साथ करोगे तो प्राइमरी के साथ नो रिएक्शन, सेकेंडरी टर्शरी के साथ दोनों के साथ एल्केन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करेंगे तो ये पैटर्न होगा। क्लियर बात? चलो, तो इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ा जाए। तीसरा जो अपना रिड्यूसिंग एजेंट है, तीसरा जो अपना रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा है भाई? ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, TPH, है ना? तो यहां पर भी देखो, अगर हम लोग कोई अल्काइल हैलाइड ले ले और इसका TPH के साथ रिएक्शन कराएं, तो यहाँ का जो रिएक्शन पैटर्न है वो क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, मतलब ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो तो ये जो है ये तीनों के साथ ही क्या देता है? एल्केन देता है। और इसका जो रिएक्टिविटी है
ये NaBH4 और LiLH4 के बीच में कहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो रिएक्शन पैटर्न है वो ये TPH के साथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों है ना एल्केन बनाते हैं। क्लियर हुआ बात? फिर देखो आगे बढ़ा जाए, है ना, इतना नोट कर लीजिए। फिर एक चौथा रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग कौन सा देखे हैं, HI इन रेड फास्फोरस, ठीक है। देखो इन सब के मैकेनिज्म पर, जो मैकेनिज्म हम छोड़ रहे हैं या बोल रहे हैं बाद में कराएंगे, एक बात एकदम सर्टेन रहिए कि कोई बात ऐसी छूटेगी नहीं, है ना। मतलब ऐसा कोई चीज नहीं होगा कि ये बात नहीं बताए, है ना। जगह पोजीशन का इंपॉर्टेंस है। सारी चीजें अगर हम यही बताना शुरू कर देंगे तो आप जो है वो ऑर्गेनिक छोड़ के भाग खड़े होंगे, है ना। आपको लगेगा कि पता नहीं क्या क्या बातें। तो पहले जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो चीजें आप आराम से समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सकता है, पहले वो चीजें बताई जा रही हैं। और उसके बाद धीरे धीरे इन सब मैकेनिज्म्स पर कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है ना, सारी चीजें जब आप समझेंगे जानेंगे तो फिर आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान होगा, इनका मैकेनिज्म या जो भी चीज पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उसको स्किप करके पढ़ा जा रहा है, स्किप नहीं किया जा रहा है, वो जगह आने पर बताया जाएगा। क्लियर हुआ बात ना। तो इस वजह से अभी जितना बता रहे हैं इसको प्रॉपरली आप नोट्स बनाइए और इतना ही जानिए। अगर आप पोस्टर करेंगे तो आपको इतनी ही बातें मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी, ठीक है। बहरहाल जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, जब हम लोग पूरा ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे तब इन सब का मैकेनिज्म बिलीव करिए आप खुद लिख लेंगे, है ना। मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो इतना रेस्ट अश्योर कि ये सारी कहानी जो है कि कैसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कैसे हो गया सर, वहाँ अभी ये जो भी दिमाग में सारा जो कैओस हो रहा है इसको एक ढक्कन लगा के बंद रखिए। अभी जो पढ़ रहे हैं उतना ही सिर्फ पढ़ते रहिए, धीरे धीरे परत दर परत बातें खुल के बाहर आएंगी और तब आप, है ना, ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सारा चीज ब्रह्मास्त्र पहले ही दिन नहीं दे दिया जाता है ना। पहले आप उस लेवल पर आए, उस जगह पर आए, है ना, तो तब आपको वो बातें एब्जॉर्ब करने में, उस बातों को समझने में आपका ज्यादा समझ में आएंगी बातें। क्लियर हुआ ना बात। तो पहले हम लोग उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जिस लेवल पर ये बातें अपने को समझ में आए, ठीक है ना। तो अभी से अगर सारा बताने लगेंगे तो वो अननेसेसरली आपको बर्डन लगने लगेगा और कोई काम आप किसी पोस्टर में कहीं पे भी क्वेश्चन में देखोगे नहीं, है ना। वो क्वेश्चंस या वो बातें, वो चीजें आप देखेंगे नहीं तो आपको लगेगा कि अननेसेसरली इतना रामायण पढ़े हैं हम लोग, इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से, ठीक है, फिलहाल आप जो जितना बात बता रहे हैं केवल उतना ही जानिए। धीरे धीरे ये सारी बातें, है ना, अपने आप क्लियर होंगी। इनका मैकेनिज्म आप खुद लिख लो, मैं फिर से कह रहा हूँ ये बात। इतनी बात समझ में आई? चलो, तो अब एक जो चौथा रिड्यूसिंग एजेंट है अपना, वो है HI इन रेड फास्फोरस। ये एक वर्सेटाइल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है HI इन रेड फास्फोरस, ठीक है। कुछ लोगों को पता होगा कि HI जो होता है वो हाइड्रोहेलिक एसिड जो होता है वो ऑलरेडी रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। तो वो HI जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, रेड फास्फोरस का एक पर्टिकुलर काम है, वो सब बातें हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहले एक पॉइंट, है ना, ये हेडिंग करके एक पॉइंट लिखा जाए। लिखिए, it it reduces it reduces alkyl halides, alcohols, aldehydes, ketones. It reduces alkyl halides, alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids to corresponding alkanes, टू करस्पॉन्डिंग एल्केन्स, है ना। तो एक वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है और ये बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको रिड्यूस करके ये एल्केन बनाता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए, अगर मान लो अगर हम लोगों ने कोई अल्कोहल ले लिया
और इस अल्कोहल का हम लोगों ने HI इन रेड फॉस्फोरस के साथ अगर हम लोग रिडक्शन करा दें तो यहां से ये OH हट के यहां पर H आ जाएगा। ठीक है, तो HI इन रेड फॉस्फोरस अल्कोहल को भी एल्केन में भेज देगा, है ना। अगर हम लोग एल्डिहाइड ले लें RC डबल बॉन्ड OH, तो इस कार्बोनिल में जो C डबल बॉन्ड O है, इस डबल बॉन्ड O को हटा के ये क्या ले आएगा, यहाँ पर दो बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो इन दोनों बॉन्ड पे वो हाइड्रोजन ले आएगा और एक हाइड्रोजन ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी एल्केन मिला। अगर मान लीजिए यहाँ पर R डैश है ना, कोई एक और एल्काइल पार्ट होता तो यहाँ पर भी अपने को क्या मिलता, एल्केन मिलता। नहीं, अगर ये R डैश होता तो R और इधर R डैश मतलब ये कीटोन होता, तो कीटोन को भी रिड्यूस कर सकता है, एल्डिहाइड को भी कर सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, है ना, HI इन रेड फॉस्फोरस ले लें, तो HI इन रेड फॉस्फोरस इस कार्बन से भी इसको भी रिड्यूस करेगा और इन दोनों, है ना, जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसको भी रिड्यूस करके तीनों जगहों पर कौन ऐड कर देगा, हाइड्रोजन ऐड कर देगा। उसी तरह से अगर हम लोग कोई एल्काइल हैलाइड ले लें और इसका इसके साथ रिडक्शन कराएं तो यहाँ पर भी अपने को एल्केन मिल जाएगा। तो HI in red phosphorus is a versatile reducing agent which reduces many functional groups to corresponding alkanes। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल इसमें और बढ़िया पूछता है कि इसका यहाँ पर इसको रिड्यूस करने के लिए कितना मोल कंज्यूम होगा, है ना, या इसको रिड्यूस करने के लिए कितना होगा, या इसको रिड्यूस करने के लिए कितना मोल HI का चाहिए, है ना। तो अब इसको जानने के लिए अपने को इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म हम लोग थोड़ा देखा जाए। ठीक है, चलो एक मैं बताऊंगा, बाकी मैं आपको अभी करने को दूंगा क्लास में ही, है ना, होमवर्क नहीं, क्लास में आप करेंगे और फिर उसके बाद डिस्कशन होगा। ठीक है, चलो तो इतना पहले नोट कर लो, फिर मैं मैकेनिज्म स्टार्ट करता हूँ। लिख लिया होगा, ठीक है। आओ देखा जाए, जैसे हम लोग अल्कोहल वाला मैकेनिज्म लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग को बनाना है अल्कोहल से HI इन रेड फॉस्फोरस लेकर एल्केन बनाना है। ठीक है, इसका हम लोग मैकेनिज्म लिख रहे हैं। तो देखो मैकेनिज्म में हम लोगों ने एक मिक्सचर लिया है जिसमें HI है और जिसमें फॉस्फोरस पड़ा हुआ है, रेड फॉस्फोरस, है ना। तो HI जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये H प्लस और I माइनस में टूटेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे देखो वाटर, ऐसा नहीं कि वाटर बहुत ढेर सारा है ना, HI नेटवर्क वाटर ऑलमोस्ट नहीं है, HI का ही लिक्विड है, ऐसा समझ सकते हैं। इसी वजह से ये रिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, मैंने एक बार और बात की थी कि जरूरी नहीं कि कोई भी सॉल्ट या कोई भी एसिड कहीं पर भी आप फुली डिसोसिएट करा दो, क्योंकि फुली डिसोसिएशन तो वाटर में होगा ना, आयनिक सब्सटेंसेस का, या जो इस तरह का जहां सॉल्वेशन इफेक्ट आता है ना। जहां सॉल्वेंट नहीं है वहां पर फुल डिसोसिएशन नहीं होगा ना। ये सब बातें धीरे धीरे और क्लियर होती चली जाएंगी, समझ में आ रही है बात। तो HI इस तरह से टूटेगा। अच्छा, 2 मोल HI ले लोगे तो 2H प्लस और क्या मिल जाएगा, 2I मिल जाएगा। बोलो भाई, सेकेंड स्टेप में ये 2I माइनस, यही अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और ये जो I है ये I2 बनकर यहाँ पर, है ना, तैयार हो जाएगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो इस अल्कोहल को रिड्यूस करने के काम आने वाला है। यह हुआ बात है, HI रिड्यूसिंग एजेंट I माइनस की वजह से ही होता है ना। तो ये चीज हो गया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रेड फॉस्फोरस में स्टोर हो जाता है। मतलब रेड फॉस्फोरस जो है वो बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन होने के लिए सरफेस का काम करता है, कि उस रेड फॉस्फोरस लिए उसी में अल्कोहल डाल दिए, उसी में HI डाल दिए, तो HI का ऐसा प्रोसेस हुआ, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकला, वो 2 इलेक्ट्रॉन रेड फॉस्फोरस में स्टोर हो गया, फिर वो अल्कोहल में काम आएगा रिड्यूस करने में। समझ गए बात। तो एक तो रेड फॉस्फोरस का काम जो हो गया है वो क्या हो गया है,
सरफेस प्रोवाइड करना रिएक्शन को, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलो लिखवा देंगे आगे। ये बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा कि मीडियम अपने पास कैसा है, अल्कोहल में जब ये डाले हो तो मीडियम पूछा जाए कैसा मीडियम है, क्या क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड डाले हुए हो तो मीडियम कैसा बोलोगे, एसिडिक बोलोगे। तो यहां पर मीडियम स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, H प्लस है अपने पास, ये H प्लस एसिड है और ये अल्कोहल लुईस बेस है क्या, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो ये H प्लस इस लोन पेयर पे कर जाएगा अटैक, जैसा पहले भी पढ़े हैं हम लोग, और अटैक होने के बाद एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। ये अल्कोहल है, इसमें H प्लस आकर जुड़ गया है, तो इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर इस पूरे स्पीशीज को ध्यान से देखा जाए, है ना, तो यहां से अगर मान लीजिए हम इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इसको बाहर कर दें, इस स्पीशीज को बाहर कर दें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर होगा तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव, लेकिन पहले से कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, है ना। मान लो चलो मैं बना देता हूं, इस पर हो जाएगा R प्लस, इससे प्लस हो जाएगा ना, कोई डाउट, इसका इलेक्ट्रॉन लेकर भागा है वो, तो इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो ये इस पर चार्ज प्लस आएगा और साथ में बन जाएगा क्या, वाटर। तो हम लोगों ने एक लास्ट क्लास में कुछ लिविंग ग्रुप नाम की चीज पढ़ी थी। A good living group is that which is a weaker base after departure, तो वाटर वहां पर था, एग्जाम्पल लिए थे हम लोग। तो वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि निकलने के बाद एक बहुत पुअर बेस है, समझ में आई बात, तो इसलिए ये बड़े आसानी से यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इतना कहानी समझ में आया। अब ये जो R प्लस बन गया है, ये R प्लस जो है, इस सिस्टम में जो 2 इलेक्ट्रॉन स्टोर हुआ है, ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करने वाला है, एक्सेप्ट कर लेगा। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो R प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो R फ्री रेडिकल बनेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो चार्ज क्या आ जाएगा उस पर, नेगेटिव। समझ में आ रहा है बात ना। तो R प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो चार्ज आ जाने वाला है R माइनस। अब R माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया कि नहीं, है ना। तो लास्ट क्लास में पढ़े थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, यही R माइनस तो था वहां पे, वैसे ही तो था, है ना। तो ये R माइनस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और अब इसको सिस्टम से क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। मीडियम कैसा है भाई, एसिडिक है, एक H प्लस यहाँ कंज्यूम हुआ है और एक H प्लस बचा था, तो ये एक H प्लस यहाँ पर अब एक्सेप्ट हो जाएगा और बन जाएगा अपना एल्केन। आया समझ में ना बात, सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो एक चीज, तो अगर पूछा जाए कि कितना मोल यहां पर कंज्यूम हुआ, तो देखो कितना मोल, कितना इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 I माइनस चाहिए, 2 I माइनस मिलने के लिए 2 मोल HI कंज्यूम हुआ होगा। 2 मोल HI कंज्यूम, एक H प्लस यहाँ, एक H प्लस यहाँ, एकदम सही बैठ रहा है सारा इक्वेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे मोल्स अगर पूछा जाएगा तो इसका 2 मोल HI का 1 मोल, है ना, अल्कोहल को कंज्यूम रिड्यूस कर रहा है। क्लियर हुआ इतना बात, है ना। अब इसको एक बार नोट कर लो, फिर नीचे लिखो, नोट करके नीचे लिखिए रोल ऑफ रेड फास्फोरस। रोल ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है। HI 2 मोल कंज्यूम हुआ है अल्कोहल को रिड्यूस करने के लिए। हाँ बोले, लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर द रिएक्शन, इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर द रिएक्शन, ठीक है। इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर द रिएक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो,
it it reproduces it reproduces HI consumed. It reproduces HI consumed. ठीक है, मतलब क्या है कि जो HI आपने ऊपर से डाला था रिएक्शन कराने के लिए, ये धीरे धीरे खत्म होने लगेगा जैसे जैसे अल्कोहल को रिड्यूस कराने लगेगा। तो ये रेड फास्फोरस क्या करता है, ये धीरे धीरे HI को रिप्रोड्यूस करना भी शुरू कर देता है। मतलब आपको बाहर से कम HI डालना पड़ेगा, सिस्टम खुद ब खुद HI बनाना शुरू कर देता है। जैसे देखो कि जो रेड फास्फोरस है I2 के साथ रिएक्ट कर लेगा, यहाँ पर I2 मिल रहा है ना, तो ये I2 फास्फोरस के साथ रिएक्ट करके Pi3 बना लेगा। दिखाई दे रही है बात, है ना। ये आगे इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, फास्फोरस प्लस I2 गिव्स Pi3, और ये जो Pi3 बन गया है, और जो सिस्टम में वाटर थोड़ा थोड़ा रिलीज हो रहा है और थोड़ा हम पहले से लिए होंगे, तो ये Pi3 वाटर के साथ, है ना, हाइड्रोलाइज होकर, है ना, H3PO3 प्लस H3PO4 और प्लस साथ में क्या बना देगा, है ना, HI भी बना देता है। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म्स है, ये रिएक्शंस है, ये आप इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, है ना, कि फास्फोरस का अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करें तो Pi3 बन जाएगा, और Pi3 का हाइड्रोलिसिस से अपने को H3PO3 H3PO4 और साथ में HI रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, तो it provides surface for the reaction and it reproduces HI consumed in the reaction। तो ये मेजर इसके दो रोल होते हैं। क्लियर हुआ इतना बात? मैकेनिज्म क्लियर है सबको, है ना। ये एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, इसलिए बाहर गया है। अब ये मैकेनिज्म आप समझते हुए लिखिए, और उसके बाद अब एक रफ कॉपी और पेन उठा लो और इसमें फिर मैकेनिज्म लिखो। किसी एल्डिहाइड या कीटोन को अगर HI इन रेड फास्फोरस से रिड्यूस करेंगे, ठीक है, HI इन रेड फास्फोरस से रिड्यूस करेंगे तो मैकेनिज्म कैसा होगा और HI का कितना मोल कंज्यूम होगा। क्वेश्चन है, राइट मैकेनिज्म फॉर किसी एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड और कीटोन एक ही बात है ना, यहाँ H की जगह R हो जाएगा, तो हम H ही एल्डिहाइड ही ले रहे हैं, और इसका HI इन रेड फास्फोरस के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं और बना दे रहे हैं एल्केन, है ना, तो एक तो कि इसका कितना मोल कंज्यूम होगा और इसका मैकेनिज्म भी आपको लिखना है। पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए, जैसा मैंने अल्कोहल के लिए लिखा है, ठीक है, जैसा मैंने अल्कोहल के लिए लिखा है ठीक वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। कहाँ अटैक होना चाहिए, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये सोचते हुए आगे बढ़ो, फिर मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख दूंगा। ठीक है, चलिए पॉज कर लीजिए और लिखिए, फिर मिलते हैं। चलो हो गया। देखो, तो इसमें भी हम मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, बिना मैकेनिज्म के पहले ही HI नहीं बोल देंगे इतना मोल, तो मैकेनिज्म से पता चलेगा ना। तो देखो मैं फिर से वही लिख रहा हूँ कि HI जो है वो टूटेगा H प्लस प्लस I माइनस में। मान लीजिए 2 मोल टूटा, अभी तो मान लेते हैं, आगे देखा जाएगा कितना चाहिए। फिर ये 2I जो है ये I2 बना देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन रेड फास्फोरस में स्टोर हो जाएगा। अब एल्डिहाइड पर रिएक्शन होगा, है ना, सिस्टम कैसा है, एसिडिक है, H प्लस मिल रहा है, तो यहाँ अपने पास H प्लस है और इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, मतलब ये लुईस बेस है। याद करिए टॉटोमरिज्म में भी यही काम किया था हम लोगों ने, यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं। तो ये लिंक करिए, जोड़िए, हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही होगा। जिन लोगों ने ये कर दिया स्टेप, है ना, वो मतलब बात सही समझ रहे हैं। हर जगह ऐसा करेंगे हम लोग पूरे ऑर्गेनिक में, क्योंकि यही होने वाला है। ये लुईस बेस है, ये एसिड है, तो इस पर एसिड और लुईस बेस का रिएक्शन होता ही है, तो होगा ही। तो ये H प्लस इस पे किया अटैक, बन गया, देखो क्या, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ H इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ आ जाएगा प्लस, कोई दिक्कत यहाँ पर, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी सोच सकते हो क्या, RCOH H यहाँ पर प्लस चार्ज, बोलो तो जरा,
ऐसा भी इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोच सकते हैं, होगा ना। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है तो इसका भी तो ये है, ठीक है। मतलब इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है, अब वो जो स्टोर हुआ था 2 इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो बन जाएगा Rc, यहाँ OH, यहाँ पर H, और इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मीडियम कैसा है भाई बोलो, एसिडिक, तो H प्लस है मीडियम में, यहाँ पर H प्लस आ गया, तो बन जाएगा RCHHOH। कोई दिक्कत यहाँ तक, बन गया। तो अभी तो अल्कोहल बना है ना, एल्डिहाइड से चले अल्कोहल बना, अभी अल्कोहल से एल्केन तक जाएगा, तो अल्कोहल से एल्केन तो हम लोग बना चुके हैं, पहले ही बना चुके हैं, बोलो भाई। तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक जोड़ लिया जाए, कितना मोल HI कंज्यूम हुआ है ना, और उसके आगे का मैकेनिज्म में तो 2 मोल था ही, तो आंसर कितना हो गया अपना बताओ जल्दी से, यहां से यहां तक कितना मोल कंज्यूम हुआ, जोड़ो जल्दी, 2 मोल हुआ है। तो आगे अल्कोहल से एल्केन का तो मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए वो नहीं लिख रहे हैं, तो आंसर यहाँ पर हो गया 4 मोल। अब ये सवाल पूछा जाता है, तो ये मैकेनिज्म आप लिख सकते हो, जान सकते हो, है ना, मैकेनिज्म लिख के बता सकते हो या याद भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत मैकेनिज्म ध्यान होगा तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख कर समझना सीख जाओगे। आया कहानी समझ में। चलो अब तीसरा पोर्शन जो है सेम वही काम करेंगे, सेम क्वेश्चन है मेरा, है ना। आप ले लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड और रेड फास्फोरस के साथ इसका कितना मोल कंज्यूम होगा, और हम लोग बना रहे हैं RCH3। देखो अब मैथ्स मत लगाना, है ना, कि सर 2 और 4 और 6 है ना, वो मैथ्स मत लगाना, लिखिए, ठीक है, आंसर चाहे जो हो, क्योंकि आप लोग तुरंत पहाड़ा पढ़ देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मैथ्स अपनी जगह है। मान लीजिए आप, हम लोग केमिस्ट्री सीखने बैठे हैं, है ना, तो केमिस्ट्री सीखा जाए, और ये मैकेनिज्म ही केमिस्ट्री है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। ये कितना मोल आएगा, ये मैकेनिज्म अपने को बताए तो ज़्यादा अच्छा है, भले अपने को पता है ना। हो गया होगा, चलो देखा जाए। देखो इसमें भी सबसे पहले मैं वही काम करूंगा कि 2 मोल HI टूटेगा 2 मोल H प्लस प्लस 2 मोल I माइनस, ठीक है। अब ये जो 2 मोल I माइनस है ये कंबाइन करके I2 बनाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है स्टोर हो जाएगा फास्फोरस में। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पर अटैक होगा, आ रहा है समझ में ना। तो मीडियम कैसा भाई, एसिडिक है, बोलो सर ये भी तो एसिड है, ठीक है, ये वीकर एसिड है स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो एसिड तो रिलेटिव टर्म है, तो स्ट्रॉन्गर, एक स्ट्रॉन्गर एसिड एक वीकर एसिड पे अटैक तो कर ही सकता है ना। तो यहाँ पर अब ये H प्लस के पास 2 रास्ते हैं, या तो इस लोन पेयर पे अटैक कर सकता है इस वाले OH के, या इस लोन पेयर पे कर सकता है। देखो आइडियली वो दोनों जगह कर सकता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग मैकेनिज्म लिख रहे हैं तो हम लोग मैकेनिज्म लिखते समय जो मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट है जहां पर अटैक होना चाहिए हम लोग वहीं लिखें, है ना, तो ज्यादा अपने लिए बेटर होगा, है ना। वैसे तो यहाँ भी कर सकता है यहाँ भी कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग फिर वही कहेंगे कि क्योंकि ये भी लोन पेयर और ये लोन पेयर दोनों अवेलेबल है और ये सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI है, HI इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, है ना, तो वो दोनों में से किसी पर भी अटैक कर सकता है, उसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। आप इस पर भी अटैक कराओगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, इस पर भी अटैक कराए होगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, लेकिन जब हम मैकेनिज्म लिख रहे हैं तो सही लिखने की कोशिश की जाए, है ना। तो जरा देखो ध्यान से, तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऐसा रेजोनेंस में है, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब जो इसका हाइब्रिड होगा उसमें इस ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, ऐसा होगा क्या, है ना, दिखा। तो मतलब ये H प्लस है तो पार्शियल पॉजिटिव वाले O की तरफ कम जाना चाहेगा, इसकी तरफ ज्यादा जाना चाहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस H प्लस का अटैक इस लोन पेयर पे करा रहे हैं, क्लियर हुआ बात इतना।
अब देखो ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर ओ एच, ऐसा बन गया। इसका भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा सोच सकते हो क्या, आर सी ओ एच, यहाँ पर कैसा चार्ज भाई, प्लस चार्ज, दिखाई दिया। अब फिर सिस्टम के पास दो इलेक्ट्रॉन भी है और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा, बन जाएगा क्या, आर सी, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर प्लस चार्ज, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने के बाद क्या आ गया, यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। और फिर मीडियम कैसा है भाई, एसिडिक है, ये H प्लस इस पे तुरंत अटैक कर जाएगा, बन जाएगा आर सी एच ओ एच ओ एच, ऐसा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर जिन लोगों ने इस पर अटैक कराया होगा और इसको यहाँ से वाटर बना के बाहर कर दिया होगा, उनको दिक्कत नहीं हुई होगी, वो लोग सीधा पहुंच गए होंगे एल्डिहाइड पर और एल्डिहाइड से फिर बता दिए होंगे, तुरंत जोड़ लिए होंगे, हुआ होगा ऐसा। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर सोचा होगा और इस H+ का अटैक इस पर कराया होगा, वो यहाँ आकर फंस गए होंगे कि यार यहाँ से कैसे होगा, है ना, या बारी बारी से इस OH पर भी अटैक करा दिया होगा, इस OH पर भी अटैक करा दिया होगा, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो भाई, ये बन गया और ये OH है और ये OH है, एक बार H+ इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा, यहाँ पर H आ जाएगा, और एक बार इस पर अटैक करके यहाँ से बाहर कर देगा, यहाँ पर H आ जाएगा। तो 2 मोल यहाँ से यहाँ तक आने में कंज्यूम हुआ है, 2 मोल यहाँ हो जाएगा, 2 मोल यहाँ हो जाएगा, 6 मोल आंसर आ जाएगा। तो कर तो लिया होगा, लेकिन देखो यहाँ पर जब हम मैकेनिज्म लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक बात जरूरी है ना, एक बात आपको बताना जरूरी है। इस जो कार्बन है sp3 कार्बन है, इस sp3 कार्बन पे दो OH, sp3 कार्बन पे दो OH जो होते हैं वो जनरली अनस्टेबल होते हैं, वो यहाँ इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। अच्छा, एक ही कार्बन पे दो सेम फंक्शनल ग्रुप को हम लोग जेमिनल बोलते हैं या विसिनल बोलते हैं, जेमिनल नहीं, तो ये जेम डाइऑल है, जेम डाइऑल्स आर अनस्टेबल, है ना। अगर ये कार्बन sp3 है और जेम डाइऑल है तो वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो एक कहीं साइड में नोट करके लिखो, है ना, नोट करके एक साइड में पॉइंट यहाँ पे लिख लो कि जेम डाइऑल्स, है ना, जेम डाइऑल्स आर अनस्टेबल, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर कहीं पर भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिले जेम डाइऑल्स, है ना, ये जेम डाइऑल्स है, ये दो OH है, ये इन पे दो पे कोई भी वैलेंसी हो, है ना, तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से वाटर का लॉस हो जाएगा। तो वाटर का लॉस कैसे होगा कि एक OH गया बाहर, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, और दूसरे वाले O से सिर्फ H गया, है ना। तो अगर एक OH यहाँ से निकाल दोगे तो इस कार्बन पे एक वैलेंसी आ जाएगी, खाली होगी, और यहाँ से H निकाल दोगे तो इस ऑक्सीजन पर एक वैलेंसी खाली होगी, और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन तुरंत क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो जेम डाइऑल्स कहीं पर भी अगर आप देखें तो उसमें से हमेशा क्या कर दे, वाटर का लॉस कर दे, तो वो करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कार्बन बन जाएगा, ठीक है। तो जेम डाइऑल्स आर अनस्टेबल, और जेम डाइऑल्स कभी भी इस फॉर्म में नहीं होगा, वो हमेशा वाटर लॉस करके यहाँ बना देंगे, क्लियर बात। ऑल्दो, अब सुनो ध्यान से, ऑल्दो कुछ जेम डाइऑल्स ऐसे भी होते हैं जो हाईली स्टेबल होते हैं, लेकिन उनकी बात, है ना, अभी नहीं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि क्यों ये स्टेबल होगा, क्यों अनस्टेबल होगा, तो सारी कहानी यहाँ पे ना बता के फिलहाल सिंपल एक बात कि अगर जेम डाइऑल्स कहीं भी देखो तो दोनों OH को बाहर करो, है ना, और यहाँ पर कार्बोनिल बना दो, ठीक है। कुछ जेम डाइऑल स्टेबल होते हैं लेकिन वो अभी आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना टेस्ट में आएगा, तो चिंता मत करो, टेस्ट की चिंता आप लोगों को ज्यादा होती है। ये क्लियर हुआ बात। अब देखो, तो यहां से भी हम लोग ये करेंगे, और यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड O क्या बन जाएगा, H बन जाएगा, ये बन गया। अब ये बन गया है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से फिर, तो एक स्टेप में यहाँ से यहाँ है, अगले स्टेप में अल्कोहल पहुंचेंगे, उसके अगले स्टेप में एल्केन पहुंचेंगे। तो यहाँ कितना मोल कंज्यूम हुआ, 2 मोल, वहां से 2 मोल, वहां से 2 मोल, तो टोटल मोल यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो आप लोग का जो 2 का पहाड़ा है वो काम कर गया, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री भी सीखना है, ठीक है, पहाड़ा तो याद है, बढ़ा जाए आगे, चलो। तो ये हो गया अपना HI रेड फास्फोरस का मैकेनिज्म।
ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगर हम लोग किसी मेटल एसिड की बात करें, किसी मेटल एसिड की बात करें, जैसे मान लो हमने ले लिया जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो लगभग सेम काम होगा, सेम मैकेनिज्म है ना, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मीडियम यहाँ पर ऑलरेडी कैसा है, एसिडिक है ना, तो यहाँ पर जिंक जो है वो Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। यहाँ पर हम लोग इसमें अगर एसिड डाल देंगे तो ये H प्लस इसमें कर जाएगा अटैक, बन जाएगा क्या, ROH2 प्लस, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये भी लिविंग ग्रुप है, बाहर जाएगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पर कर जाएगा अटैक, तो ये बन जाएगा क्या, R माइनस। बोलो समझ में आ रहा है ना, सिंपल है। सेम वही कि पहले से एसिड है तो H प्लस इस पे आया, ऐसा बना, ये लिविंग ग्रुप है बहुत अच्छा, तो ये बाहर जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, तो वाटर का लॉस होगा, इस पर आएगा प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, R माइनस बन जाएगा। और मीडियम कैसा है अपना भाई, एसिडिक है, तो फिर ये H प्लस यहाँ पर, बोलिए कोई दिक्कत, सिंपल है। तो लगभग सेम मैकेनिज्म है एचाइन रेड फास्फोरस के जैसा। मेटल का टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एसिड पड़ा ही हुआ है, इस तरह से मैकेनिज्म प्रोसीड कर जाएगा। ठीक है, समझा जाए। हाँ, दूसरी बात कि ये मत सोचना कि सर ये मेटल और एसिड ये सब सेम स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है ना। कोई मेटल के साथ अगर हम लोग कोई एसिड डाल देते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, उसमें मत परेशान होइएगा। रिएक्शन वेसल में कब क्या चीज डाला जा रहा है ये दोनों अलग अलग समय पर है ना, समझ रहे ना बात। मतलब ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि हम जब एसिड में जिंक डाल दिए फिर उसमें अल्कोहल डाल रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने एक अल्कोहल लिया, उसमें पहले HCl डाल दिया तो ऐसा ऐसा सा प्रोटॉन बन जाएगा, फिर हमने ऊपर से क्या डाल दिया, है ना, मेटल डाल दिया, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन देके फटाफट सबको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो हम लोग कब कौन चीज डाल रहे हैं इस पर भी मैकेनिज्म डिपेंड करता है, तो वो मत परेशान होइएगा कि सर एक मेटल और एक एसिड एक साथ कैसे रह सकते हैं, एक साथ नहीं है, इनका कॉम्बिनेशन है और वो अलग अलग टाइम इंटरवल पे इस्तेमाल किया जा रहा है ना, तो इस तरह से बात होगी। चलिए, अच्छा ऐसा ही मैकेनिज्म सोडियम इन इथेनॉल का भी है लगभग लगभग, तो उसमें भी ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा एक चीज, एक क्वेश्चन, जरा प्रोडक्ट लिखो तो जरा मुझे। इसका प्रोडक्ट लिखिए। हो गया होगा, यहाँ बन जाएगा PHCD3 क्या, देखो तो, क्योंकि इस बार HI की जगह क्या लिया गया है, DI, मतलब H का आइसोटोप ले लिए। और अगर आप मैकेनिज्म ध्यान से देखें तो HI वाला ही H प्लस आता है उस कार्बन पे, तो अगर D डाल दियो तो D आ जाएगा, तो ये मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन लिखो। सिंपल है, लिख दीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ D आ जाएगा, है ना। तो सिंपली बस इसको रिड्यूस करा देना है। चलिए, वो कुछ और सोच रहा था मैं, बाद में दूंगा, है ना। बढ़ा जाए आगे। हाँ भैया, तो
अब लिखिए नेक्स्ट मेथड लिखा जाए बाय डीकार्बोक्सिलेशन, बाय डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, ठीक है, बाय डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। देखो जरा, तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है ना, लॉस ऑफ CO2। मतलब कोई भी ऐसा मेथड, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें CO2 का लॉस हो, उसको हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक एल्केन को बनाने में हम लोग जितने मेथड्स पढ़े हैं, उसमें से क्या कोई डीकार्बोक्सिलेशन पढ़े हैं? बिना कॉपी देख के सोचो, कॉपी देख के तो सोच ही लोगे, बताओ, है ना, करेक्ट। कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, है ना, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक में CO2 लॉस होता था, याद आ रहा है? तो एक पढ़े हैं हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन, उसको भी डीकार्बोक्सिलेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब हम लोग अदर मॉलिक्यूल्स का डीकार्बोक्सिलेशन देख रहे हैं ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देख लिया जाए कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं, है ना, जो डीकार्बोक्सिलेट कर सकते हैं। तो एक है बीटा कीटो एसिड्स, ठीक है, बीटा कीटो एसिड। दूसरा है जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तीसरा है बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड, और एक है सॉल्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड, सॉल्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड, और एक है सोडा लाइम प्रोसेस, है ना, सोडा लाइम प्रोसेस, या इसी को हम लोग ओकवुड रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में, मतलब किस किस टाइप के मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर्स में डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल होता है। मतलब ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इनमें से कोई भी हो और इनको अगर हम लोग सिंपली बस हीट कर दे, तो यहां से CO2 लॉस होना पक्का है, समझ गए बात? तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको सिंपली हीट करने से CO2 का लॉस होता है, और इस प्रोसेस में इनमें से सब में नहीं, इनमें से कुछ में एल्केन्स भी बनता है, ठीक है। जैसे इसमें ही सीधा एल्केन बनता है सोडा लाइम प्रोसेस वाले में, है ना। बट क्योंकि हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये सारा केस भी यहीं पर देख ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग लगभग सेम कहानी है, सेम बात है, तो अलग से पढ़ने की जगह पर एक साथ इसको देख ले रहे हैं, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स का अगर हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन कराएं, तो उसमें से एल्केन बन सकता है या कुछ अदर टाइप का मॉलिक्यूल बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो इतना नोट कर लीजिए, और इसके आगे यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक जो मेथड हम लोग पढ़े हैं, वो सारे मेथड बढ़िया से रिवाइज करते रहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं।